हेलो बच्चों, अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है अपना ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए आगाज हो चुका है अपना ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई, सभी सब्जेक्ट का कंटेंट मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, नोट्स, सभी क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, मॉडल सेट, सभी कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ाई से संबंधित। आपको मैट्रिक बिहार बोर्ड 2025 में टॉपर बनने के लिए जितनी भी चीज़ चाहिए, आपको सारा चीज़ यहाँ पर मिलेगा। बच्चों, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह आप मुझे प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, बस वही सपोर्ट चाहिए, वही प्यार चाहिए। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। उन्हें भी बोलिए कि अपना ऑनलाइन क्लासेस पे चैनल पर राजेश सर के द्वारा शुरू हो चुका है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन पढ़ाई, बेहतरीन नोट्स के साथ। तो बस आप सिर्फ मैं मुझे प्यार दीजिए और मैं आपको सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। किसी भी चीज़ का कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट करते आए हैं आगे भी करेंगे। इतना आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतने कम समय में मेरे चैनल को ग्रो करवा रहे हैं। तो बच्चों, बस मुझे आपका प्यार चाहिए, मैं आपके लिए हमेशा बना रहूँगा। आपसे वादा करता हूँ कि मैट्रिक परीक्षा 2025 तक मैं आपका बीच में साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ बना रहूँगा। तो बच्चों, चलिए आज जो मैं लेकर के आया हूँ इतिहास का पहला चैप्टर जो है यूरोप में पुनर्जागरण, उसी का जो मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है 50, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग वही पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत से पहले जो है एक चीज जान लीजिए कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9661123890। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। बिहार बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप इस पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। बच्चों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप जो है हाई लिख करके भेजिए। हम क्या करेंगे, इस पर आपको लिंक सेट करेंगे। इससे क्या होगा कि हम कोई भी क्लास लेंगे तो आपको क्लास मिस नहीं होगा, आपको लिंक सेंड हो जाएगा। उसके बाद जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ नोट्स जो है व्हाट्सएप के द्वारा आपके पास पहुंच जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि मैं क्वेश्चन बैंक तैयार करूंगा, यदि मैं मॉडल सेट बनाऊंगा, तो वो आपके पास पहुंच जाएगा। यानी सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से चला जाएगा। तो आप इस नंबर पर मुझे हाई लिख करके भेजिए, हम आपको लिंक सेट करेंगे। आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं, बिना कोई देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए। यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना? तो इसके लिए हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, मनसबदारी प्रथा। इसमें जो फ्रांस का जो क्रांति हुई थी बच्चों, उसमें क्या था कि उसमें निरंकुश शासन था, है ना? निरंकुश का मतलब होता है जिन पर कोई अंकुश ना हो, उनकी जो मर्जी वो कर ले, किसी पे अत्याचार कर दे। तो इससे क्या हुआ कि लोग तंग आकर के वहां पे क्या कहता, वहां पे आंदोलन कर दिया था। तो ये जो है, यदि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, वहां पे निरंकुश शासन। चलिए, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ठीक है, इसमें क्या कहता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसमें था बुर्बो वंश। क्या था? बुर्बो वंश। यानी फ्रांस में बुर्बो वंश के द्वारा जो था वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना, है ना? तो फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश के द्वारा। किसके द्वारा? तो बुर्बो वंश के द्वारा।
नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता ये 1804 ईस्वी में। कब लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट का आप लोग नाम सुने हैं, है ना? 1804 ईस्वी में इन्होंने नेपोलियन संहिता लागू किया। किस ईस्वी में? 1804 ईस्वी में। किस ईस्वी में बच्चों? 1804 ईस्वी में। चलिए, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी ये वियना में जो सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका जो अध्यक्ष था वो मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था, है ना? उनका जो सम्मेलन में जो अध्यक्ष था वो मेटरनिक था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। इनका इनका क्या था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, यानी यही इनका सही था। गणतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य नहीं था। प्रजातंत्र की स्थापना करना इनका उद्देश्य नहीं था। नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना ये मेटरनिक का व्यवस्था का उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्व्यवस्था। क्या था? मेटरनिक का पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। ठीक है, चलिए। मेटरनिक कौन था? है ना? मेटरनिक कौन था? तो ये क्या था कि ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, ये फ्रांस का सम्राट नहीं था, रूस का जार नहीं था, पर्सा का चांसलर नहीं था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। चलिए, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह जो कहा था ये मेटरनिक कहा था। कौन कहा था? मेटरनिक कहा था। कौन कहा था? ये मेटरनिक कहा था, है ना? क्या कहा था कि जब ये क्या कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। ये मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। किसने कहा था फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये मेटरनिक ने कहा था। चलिए, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 थे। कितने थे? याद रखिएगा, एक हाथ में 5 उंगलियां होती है ना। तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5 कोड थे। कितने कोड थे? 5 कोड थे। चलिए, रोमानीवाद क्या था? है ना? यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ये है ना, ये सांस्कृतिक टाइप का, यानी कोई सांस्कृतिक टाइप का कार्यक्रम करते हुए एक आंदोलन था जिसमें आदमी को जागरूक करना था। तो सोमानीवाद क्या था? सौ से सोमानी, सौ से सांस्कृतिक, सौ से सॉरी, रोमानीवाद क्या था? सांस्कृतिक आंदोलन। रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन। ये धार्मिक आंदोलन नहीं था, आर्थिक क्रांति नहीं था, एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। चलिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? ये आप लोग जानते होंगे, यूरोप के अंतर्गत। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो ये यूरोप के अंतर्गत आता है। किस महादेश के अंतर्गत? यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? ये फ्रांस का है। किस देश का है? फ्रांस का। मारियान किसका? फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। ये जर्मनी का नहीं है, इटली का नहीं है, रूस का नहीं है। मॉरियन यानी फ्रांस। मॉरियन फ्रांस, है ना? जैसे फ्रांस में मच्छर नहीं है, मौसी मच्छर मौसी मॉरियन। फ्रांस का मॉरियन, यानी मॉरियन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। चलिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ये पुनर्जागरण से, है ना? राष्ट्रवाद की अवधारणा कब हुआ? किस जन्म घटना, मतलब यानी लोगों में जो राष्ट्र भावना आई तो किस घटना से आई? तो ये पुनर्जागरण वाला जो घटना थी, इसी से
राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ। धर्म सुधार आंदोलन कारण नहीं, गोरखपुर क्रांति नहीं, फ्रांसीसी क्रांति नहीं। यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण। चलिए, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो ये 1815 में हुआ था। कब हुआ था? ये 1815 में। 1818 नहीं, 20 नहीं, 48 नहीं। यानी वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना में कांग्रेस का सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1815। कब हुआ था? 1815। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? यानी 1830 की जो क्रांति हुई उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन आया? तो संवैधानिक राजतंत्र। यानी 1830 के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का शासन आया। किस तरह का? संवैधानिक राजतंत्र का शासन आया। कब? 1830 के बाद। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन ये 1707 ईस्वी में। कब हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन? 1707 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? 1707 ईस्वी में। चलिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ये मेजनी जो था, है ना, यही जो था यंग यूरोप का संस्थापक था। यानी जवान यूरोप, यंग यूरोप, यानी यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजिनी। कौन था? मैजिनी। कौन था? मैजिनी। ठीक है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजिनी था। चलिए, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? ठीक है, इटली के नेपोलियन बोनापार्ट, मेजनी, काबूर, गेरिबाल्डी। तो इटली के एकीकरण का जो मसीहा है ना, इटली के जो एकीकरण का जो मसीहा है वो किसको, सॉरी, वो किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा जो है वो मेजनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसको कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। किसको? मेजनी को। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका कार्बोनरी से, लाल सेना से नहीं, फिलिक्योटेरिया से नहीं, डाइट से नहीं। मेजनी का संबंध जो था लाल सेना से था। किसका? लाल सेना से था। मेजनी का लाल। इसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। किसने बनाया था? तो ये काउंट काबूर। किसने? ये काउंट काबूर जो थे, ये क्या किए? अपने ऐसी चाल चले कि इटली की समस्या को, इटली में जो समस्या थी उसको पूरा वर्ल्ड, पूरा यूरोप का समस्या बना दिया, है ना, फैला दिया। उसका नाम था काउंट काबूर। क्या नाम था? काउंट काबूर। कौन से कूटनीति, कौन से काउंट काबूर? यानी इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया। वो कौन थे? वो काउंट काबूर थे। चलिए, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी। कौन थे? यंग इटली का मेजनी। कौन थे? मेजनी। यंग इटली, इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी थे। कौन थे? मेजनी थे। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने नहीं किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? मेजनी ने किया था। ठीक है, काबूर कौन था? ये इटली का प्रधानमंत्री था। कौन था? काबूर इटली का प्रधानमंत्री। काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। चलिए, फ्रेंड्स ऑफ इटली का नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो ये भी मेजनी ने किया था, है ना। मेजनी बहुत काम किया था।
फ्रेंड्स ऑफ इटली या यंग यंग इटली, सबका जो है मेजनी ने किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। कार्बोनरी कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या है? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1810 में हुआ था। कब हुआ था? 1810 में हुआ था। कब हुआ था कार्बोनरी का स्थापना? 1810 में हुआ था। गेरिबाल्डी पेशेस क्या था? ये नाविक था, यानी ये सिपाही नहीं था, किसान भी नहीं था, जमींदार भी नहीं था। गेरिबाल्डी जो था वो नाविक था। क्या था? वो नाविक था। गेरिबाल्डी क्या था? वो नाविक था। काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। किस किस पद पर? काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर किया था? प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। कौन? इमेनुअल। कौन किया था? इमेनुअल। चलिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का कोई संबंध नहीं था, है ना। इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का कोई संबंध या कोई योगदान नहीं था, है ना। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क का संबंध नहीं था। बाकी सबका संबंध था। मेजनी का संबंध था, काबूर का था, गेरिबाल्डी का था, है ना। बिस्मार्क का नहीं था। चलिए, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ठीक है, क्या है? विलियम विलियम प्रथम कहाँ कहाँ का शासक था? ठीक है, वो प्रसा का शासक था। विलियम प्रथम, है ना। विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रसा का शासक था। कहाँ का? प्रसा का। चलिए, जोलबेर आइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? है ना। जोलबेर आइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो प्रसा ने की था। किसने किया था? प्रसा ने किया था। चलिए, सीडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सीडान का युद्ध जो हुआ था वो परसा और फ्रांस के बीच हुआ था। सीडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? परसा और फ्रांस के बीच। सीडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? परसा और फ्रांस के बीच। किसके किसके बीच? परसा और फ्रांस के बीच। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो था वो हीगेल की बिस्मार्क जो था वो हीगेल की विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो बिस्मार्क हीगेल के विचारधारा से प्रभावित था। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था इसमें? इसमें जो था ऑस्ट्रिया था। जर्मनी एवं इंग्लैंड के जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ की। किस संघ की? राइन। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की? राइन संघ की। जर्मन नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की। किस संघ की? राइन संघ की। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? यदि ऐसा कौन सा युद्ध हुआ जिस कारण से जर्मनी का एकीकरण हो गया था, है ना। तो कौन हो गया इसमें? सीडान का युद्ध। कौन था? सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया। ठीक है। जर्मेनिया क्या थी? ये जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। ये जर्मनिया क्या थी? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी। जर्मनिया क्या थी? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में।
किस ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हो गया? 1871 ईस्वी में। जालवेरिन एक संस्था थी, ये व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन क्या किसकी संस्था थी? ये व्यापारियों के समूह को यहाँ पे जालवेरिन कहा जाता था। वो उनका समूह एक बनाया गया था, यानी जालवेरिन जो थी वो व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? है ना, इसमें सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की। किसकी हुई थी? सेडाओं के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। चलिए, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क क्या था? तो वो एक कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क क्या था? वो कवि नहीं थे, नाटककार नहीं थे, संगीतज्ञ नहीं थे, वो एक कूटनीतिज्ञ थे, है ना। हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? जर्मन चांसलर, राजनीतिक, वो दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक। हीगेल कौन थे? दार्शनिक थे। हीगेल कौन थे? दार्शनिक थे। ये क्वेश्चन गलत है, 41 नंबर का। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। डेनमार्क संधि नहीं होगा, इसका नहीं होगा, प्राग की संधि नहीं होगा, गेस्टिन की संधि नहीं होगा। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? सेल्सविग और होल्स्टीन ये जर्मनी के एकीकरण से है। किसके एकीकरण से? जर्मनी के एकीकरण से, है ना। सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध जर्मनी के एकीकरण से। चलिए, जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? है ना, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, जो कम कर दिया था, हटा दिया। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। सेडान युद्ध कब हुआ था? ये होता 1870 में। सेडान युद्ध कब हुआ था? 1870 में। सेडान युद्ध कब हुआ था? 1870 में। चलिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सी संधि? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। पेरिस की संधि नहीं हुई, बेनक नहीं हुई, ये गलत है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। तो बच्चों, आज का क्लास इतना ही था। 50 मैंने VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया था। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको अच्छा से देख लीजिएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, इसी तरह आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो अभी आप कर भी रहे हैं, आपका एक बार तहे दिल से फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, एक बार फिर पुनः आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।
बच्चों डेली मैं अब आऊँगा, डेली आपकी क्लासेस होंगी, डेली आपको वीडियोज़ मिलेंगी। तो बच्चों इसी तरह हमसे प्यार बनाए रखें, हमारे चैनल को सिर्फ सपोर्ट करें, सिर्फ प्यार दीजिए। एक बच्चा भी मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा तो मैं अंत तक आपके साथ बना रहूँगा, आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा। प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि अंत तक मैं आपको एग्जाम में बीच में नहीं छोड़ के जाऊँगा, सारा कंटेंट अवेलेबल करवाऊँगा, वो भी बेस्ट कंटेंट। तो बच्चों हमसे जुड़िए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका हमको प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस इतना ही चाहिए। आप शेयर लाइक कीजिए बस, और कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसी तरह आप हमसे बने रहें। तो बच्चों आज का क्लास बस इतना ही, तो मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।